हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th विषय हिंदी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मार्च 2023-24। तो आज इसका हम सेट बी करेंगे। ये प्रश्न पत्र फ्रेश बच्चों को भी यही आना है, रीअपियर वालों के लिए भी इसी प्रकार का आएगा, इम्प्रूवमेंट वालों को भी इसी प्रकार का आएगा, और एडिशनल जो सब्जेक्ट लेंगे उन इसी प्रकार का प्रश्न पत्र पेपर में आने वाला है। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन जैसे पिछले प्रश्न पत्र में हमने बताई थी इसी प्रकार है। इसका अध्ययन आप स्वयं करेंगे, और यहाँ पर भी वही बात है कि आप अगर शुद्ध आंसर लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, खंड क में है निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। अब ये 14 नंबर का खंड आपके पास है। पीताम्बर और मृगनयन विग्रह करके समास का नाम बताओ। अब पीताम्बर का क्या होता है? पीला है जिसका अंबर, यानी कि पीला है अंबर का, ये क्या हो गया? पीताम्बर। और मृगनयन का क्या हो गया? मृग के समान, यानी कि हिरण के समान जिसके नयन हो, मृग के समान नयन। अब इन्होंने कहा विग्रह करके समास का नाम भी बताना है। अब यहाँ पर समास कौन सा है? ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की क्या खासियत होती है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पीत और अंबर दो शब्द हैं, इनमें कोई भी प्रधान नहीं है। और बहुव्रीहि समास की दूसरी क्या खासियत क्या होती है? इसका समस्त पद जो है दूसरे के लिए विशेषण होता है। ठीक है ना? दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये इसकी विशेष खासियत होती है। ठीक है, क्या पता लगा? पीला है अंबर जिसका, और मृग के समान नयन। समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास बताया, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न देखिए, स्वर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर से स्वर मिलके, जब स्वर का स्वर से मेल होके जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, दो स्वरों के परस्पर समीप आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि में क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? जब जैसे रवि, यमा, इंद्र, क्या बन गया? रविंद्र। ठीक है ना? और क्या बना सकते हो आप? विद्या जमा आलय, विद्यालय। विद्या जमा आलय क्या बन गया? विद्यालय। और आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जो स्वर संधि है वो तीन प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, रिद्धि संधि, यण संधि, और यदा और अयादि संधि। आपसे इसके बारे में भी कहीं अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, अधि और उपसर्गों के एक एक नया शब्द बनाओ। अब इन उपसर्गों से, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी अक्षर के आगे लगते हैं। जैसे अधि का क्या बन जाएगा? अधिवक्ता, अधिनियम, अधिवक्ता, अधिनियम। प्रकार और भी बना सकते हैं। अब सु से क्या बन जाएगा? योग्य, शासन। प्रकार आप इसके से बन जाएंगे। यहाँ देखिए, पर्वत और पत्नी के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्वत का क्या हो गया? पहाड़। ठीक है, और क्या हो सकता है? नग। और क्या हो सकता है? गिरीश। और पत्नी के लिए क्या लिखेंगे आप? भार्या, गृहिणी। यहाँ लिख देता हूं, भार्या, गृहिणी। ये सब पत्नी के लिए लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए, लड़का, क्योंकि, उसका और बाहर, विकारी व अविकारी शब्द अलग अलग कीजिए। अब आपने यहाँ क्या ध्यान रखना, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं?
जिन शब्दों का संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आधार पर परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, जो संज्ञा विशेषण के हिसाब से चेंज नहीं होते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है, अब लड़के का क्या बनेगा? लड़का, लड़के, ठीक है ना, लड़कों। ये कैसा शब्द हो गया? विकारी शब्द। ये कौन सा शब्द हो गया? विकारी शब्द, इसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। और जैसे उसका, उसकी, उसने, तो ये भी विकारी शब्द हो गया, इसमें परिवर्तन आता है। अब क्योंकि में कभी परिवर्तन नहीं होता, बाहर में कभी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अविकारी शब्द है। क्योंकि और बाहर कैसा हो गया? अविकारी शब्द हो गया। लड़का और का जो है वो विकारी शब्द हो गया। प्रश्न है, समझ में आ गया? अलंकार पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पीपर, पात, सरिसमन, डोरा। यानी कि इसमें क्या है? तो मन है वो उपमेय बताया है, और पीपर पात वो उपमेय हो गया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाए तो कौन सा होता है वो? उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है वो? उपमा अलंकार। अगला है, मेघ आए बड़े बन ठन के। अब मेघ आए बड़े बन ठन के, ये कौन सा हो गया? मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा ये। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब इसका 6 भाग देखिए। चौपाही छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब चौपाही छंद क्या होते हैं? जो चौपाही है एक सममात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? ये एक सममात्रिक छंद होता है, और इस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कि क्या खासियत होती है? अंत में जगण या तरण नहीं होते, है ना। अंत में क्या होता है? जगन या तरण नहीं होते। देखिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में जगन और तरण नहीं होते। आजकल राम में देश हुआ हुआ है, तो चौपाई भी हम वैसी ले लेते हैं, हनुमान उससे लेते हैं, हनुमान चालीसा से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक सागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। ज्ञान के चमत्कार, शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, वसुदैव कुटुंबकम, विजयदशमी या इनके दशहरा। इन पर एक पर आपने निबंध लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें भूमिका का 1 नंबर मिलता है, और उपसंहार का 1 नंबर मिलता है, और जो बीच का पोर्शन है उसके आपको यहाँ 3 नंबर मिलने वाला। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, जुर्माना माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ये सबको आता होगा, बहुत आसान है। इसमें भी यही होता है, जैसे हम लिखते हैं ना सेवा में, प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम और नीचे शहर का नाम, उसका 1 नंबर मिल जाता है आपको। बीच में कुछ भी नहीं, अगर आपने लिखा कुछ गलती भी है, और लास्ट में आज्ञाकारी शिष्य और जो वहां पे नाम वगैरह लिखेंगे आप, उसका भी 1 नंबर मिल जाता है। तो देखिए, 2 नंबर तो बिल्कुल फ्री के हैं ये, और विषय वस्तु के बीच में 3 नंबर होते हैं। ये दोनों प्रश्न भी आप अपनी खुद कर सकते हैं। मित्र को छात्रवृत्ति मिलने पर बधाई हेतु पत्र, ये भी आप स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, खंड ख। खंड ख में क्या है? क्षितिज का ये खंड है। काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के हमने यहाँ पर उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए, उद्भव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित था? हास्य, व्यंग, उपेक्षा या प्रशंसा? तो व्यंग यानी कि कटाक्ष कर रहे थे। आगे देखिए, पाठ्यक्रम में निहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है, मैथिली है, अवधी है, और राजस्थानी है। अब अवध के राजा थे, तो ये भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है ये, अवधी। अगला देखिए, इसका 3rd भाग है, किसकी स्मृति को कवि ने पाथे कहा है? राहगीर की, पत्नी की स्मृति को, मित्र की स्मृति को, या इनमें से कोई? पत्नी की स्मृति को पाथे कहा गया है। फागुन में गाया जाने वाला गीत है, कौन से गीत गाते हैं? फाग, कजरी, पहले दोनों, या इनमें से कोई? अब फागुन में तो फाग के गीत गाते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप इसी आंसर आसानी से पढ़ सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है? एक, हजारों, या करोड़ों? फसल तो हजार करोड़ों के हाथ की जो है स्पर्श की गरिमा होती है। तार सप्तम किसे कहा गया है? सरगम के निम्न स्वर को,
सरगम के उच्च स्वर को, सरगम के मध्यम स्वर को, या इनमें से कोई उच्च स्वर होता है, सरगम का जो उच्च स्वर होता है उसे यहाँ पर तार सप्तम कहा गया है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिहसी लखनु बोले मनु मृदुबानी, अहो मनुष महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कठाहू, चहत उड़ावन फेंक पहारू। यहाँ कुंभहड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी महिजा मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सह रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुप गाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बंधे पापु अप कीरति हारे, मारतहूँ पा परे ही तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरे हूँ धनु बाण कुठारा। अब यहाँ पर वान और ये सारी जो पंक्तियां हैं इस कवि द्वारा लिखी हैं, वो स्वामी दास जी के द्वारा लिखी हैं, स्वामी दास जी के द्वारा। यहाँ पे कवि का नाम आ गया तुलसीदास जी। और कविता कौन सी है ये आपको यहाँ देख के अंदाजा लग ही जाएगा कि जो परशुराम का संवाद था किन से साथ हुआ था, भगवान राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर देते हैं इसको, परशुराम संवाद। ठीक है, रघुकुल परंपरा की क्या विशेषता बताई गई है। अब रघुकुल की क्या क्या विशेषता है कि रघुकुल परंपरा में देवता, ब्राह्मणों, हरि के भक्तों गाय हैं, पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया, है ना, कि भक्त होते हैं, भगवान है, ब्राह्मण है, गाय है, उनको पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये रघुकुल की विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पे लिख दिया हमने, रघुकुल परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, भक्त, गाय या देवता पर अपनी वीरता प्रदर्शित नहीं करते। भृगु किसे कहा गया है, भृगुसुत किसे कहा है, परशुराम जी को कहा है यहाँ पर, भृगुसुत परशुराम जी को। अगले में क्या है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। अब यहाँ पर अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की जो उसमें तुलना की गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। कुंभड़ कुंभड़ बतिया से क्या अभिप्राय है। अब कुंभड़ बतिया किसे बोलते हैं, सीताफल को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है कुंभड़ बतिया, सीताफल को। यहाँ पर कमजोर या निर्बल व्यक्ति को कहा गया है, वैसे कुंभड़ बतिया सीताफल को कहते हैं, यहाँ पे कमजोर व्यक्ति के लिए इन्होंने ये शब्द यहाँ पर लगाया है। अगले में देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, लिखिए, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि पुर में कवि नव जीवन बाले वाले। अब सौंदर्य में क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो कवि क्या करते हैं, यहाँ पर कवि जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, प्यासे लोग हैं, पीड़ा है, उनके मन में कष्ट है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बादलों का आह्वान किया, बादलों को बुलाया, और बादलों की गर्जना को क्या बोला है, शक्ति के रूप में कहा है, और बादल जो है नया जीवन देने वाले हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है ना, और बोली कैसी है, भाषा कैसी है इसकी, खड़ी बोली है। ठीक है ना, छंद मुक्त कविता है, संबोधन की ये कविता है सारी। देखिए, सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पीड़ित और प्यासे लोगों के हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों का आह्वान किया। बादलों की गर्ज शक्ति के रूप में है, और ये बादल नया जीवन देने वाले हैं। भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता है, शैली संबोधन वाली है, से पाले उपमा अलंकार यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब सातवां प्रश्न देखिए, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ये पिछले प्रश्न पत्र में भी था। अब योग साधना कैसी बताई है गोपियों ने, कड़वी ककड़ी के समान, जिसे हम आसानी से घूट नहीं सकते। और ये ऐसी बीमारी माननी है जिसे ना तो इसके बारे में कभी सुना है, ना कभी भोगा है, ना कभी देखा है। ठीक है ना, और ये गोपियां ये मानती हैं कि जो योग की शिक्षा है वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिनका मन विचलित हो, तो अस्थिर हो।
देखिए गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानते हैं जिसके बारे में ना देखा ना सुना ना भोगा। ये योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती है जिनका मन विचलित या अस्थिर हो। का मन कैसा बताया उन्होंने? विचलित या अस्थिर बताया। ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में निहित संदेश क्या है? अब उत्साह कविता का मूल स्वर क्रांति है। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार बादल अपनी गर्जन तर्जन से, अपनी विद्युत और वज्र जैसी कठोरता से तप्त धारा को शीतलता और जनजीवन को एक नया जीवन पाने हेतु उत्साहित करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर छिपे गुणों व शक्ति की घोषणा करके अपने अधिकार पाने हेतु प्रवृत्त हो सकते हैं। वह ऐसा करके स्वतंत्रता की बेड़ियों को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है। अगला अब यहाँ पर खंड ग हमारा प्रारंभ हो जाता है। इसमें देखिए एक क्षितिज का जो भाग है उसके प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पी। चश्मे वाले देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक था? पानवाला, हालदार साहब, कैप्टन या पूरा देश? में कौन था? हालदार साहब। बाल गोपीन भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितने कोस की दूरी तय करते थे? 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस या 2 कोस? आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा। 30 कोस की दूरी तय करते थे। लखनवी अंदाज पाठ की क्या विधा है? नाटक है, कहानी है, निबंध है, ये व्यंग्य है। ये व्यंग्यात्मक जो है, इसी को जो इसका अंदाज है वो यहाँ पर व्यंग्यात्मक दिया गया है। अब देखिए लेखिका मनु भंडारी अपनी बड़ी बहन सुशीला से कितने साल बड़ी थी? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल? केवल 2 साल बड़ी थी। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? मुख्य द्वार, नौबत खाना, ड्योढ़ी या इनमें से कौन नहीं? क्या बोलते हैं? नौबत खाना। क्या बोलते हैं उसको? नौबत खाना। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, महावीर स्वामी को या महात्मा गांधी को? ये तो इंडियन है, इनके नाम कहाँ दे दिए। ये लेनिन को जो है का भाग्य विधाता कहा गया है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान तो जो नहीं कर रहे थे। छात्रों का एक बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की तारी, अरे उस मनु की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और रचयिता का नाम बताना है। अब यहाँ पर तो देखिए हमने ऊपर भी इसका नाम लिया था, मनु भंडारी। कौन है लेखिका इसकी? मनु भंडारी रचिता है। और पाठ कौन सा है? एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी। ठीक है। और लेखिका कौन है इनकी? मनु भंडारी। ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया था? क्योंकि जो आजाद हिंद फौज के मुकदमे थे उन पर का सिलसिला जारी था। पहले में लिखा हुआ देखो, आजाद हिंद फौज के मुकदमों का सिलसिला जारी था। इस कारण जो है हड़ताल का आह्वान किया गया था। छात्रों का बड़ा समूह क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे छात्र सारे? देखिए यहाँ पे लिखा है, सभी कॉलेजों, स्कूलों, छात्रों के दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान जो नहीं कर रहे थे। छात्रों का एक बड़ा समूह जाकर हड़ताल करवा रहा था। क्या काम कर रहे थे वो सारे? हड़ताल कर रहे थे। पिताजी के मित्र का स्वभाव कैसा था? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दकियानुसी। पिताजी के मित्र का स्वभाव कैसा था? दकियानुसी। लू उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? लू उतारना होता है किसी की शिकायत करना, कुली लगाना। कुली लगाना बहुत आसान है, 5 नंबर का प्रश्न। अगला देखिए, राम वृक्ष वेनुपुरी या मनु भंडारी के जीवन परिचय पर आपने जीवन परिचय बताना है। उनकी रचनाएं, साहित्य और भाषा शैली कैसी थी? इसमें भी आपको 5 नंबर का प्रश्न है। बाई पार्ट्स नंबर मिलने हैं। आप जीवन परिचय लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कि प्रमुख रचनाओं के बारे में लिख दोगे फिर 1 नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, साहित्य के बारे में लिख दोगे 1.5 नंबर मिल जाएगा, और भाषा शैली के बारे में लिख दोगे यहाँ पे भी 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। बाल गोविंद पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अब बाल गोविंद पाठ किसने लिखा था? रामवृक्ष वेणुपुरी जी ने, ठीक है ना? लिख रामकृष्ण वेणुपुरी द्वारा रचित यह पाठ एक संदेश पूर्ण रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे अद्भुत चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इस लेख के माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है और ग्रामीण जीवन की सजी झांकी प्रस्तुत की। ठीक है। और इसका ख भाग है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे गया कहा गया है। अब संस्कृत व्यक्ति वैसे किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी समझ से नए तर्क जो तथ्य का दर्शन करता है, उसी को वास्तविक में संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। लिखते हैं इसको भी। व्यक्ति अपनी बुद्धि अथवा विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, वही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए किसी नई चीज का आविष्कार करता है। मनुष्य कोई कितनी भी बारीकियां क्यों ना जान ले, परंतु संस्कृत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ही संस्कृत व्यक्ति होगा। इसलिए अन्य व्यक्ति न्यूटन से ज्यादा सभ्य हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं। ठीक है। अब 12वां प्रश्न देखिए, ये कृतिका के भाग 2 के प्रश्न है। इस पे लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा? अब तारकेश्वर उसका एक्चुअली बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर। उसका भोलानाथ कैसे पड़ा? जब उसके पिताजी पूजा करते थे, वो भी अपने माथे पे तिलक लगाते थे, तो ये तारकेश्वर जो है उनसे जिद करता था कि पिताजी मेरे माथे पर भी जो तिलक लगाया जाए। वो क्या करते थे, इसके माथे पर जो है भभूति का जो है ना त्रिपुट लगाते थे। भभूति किसे बोलते हैं? हवन की जो राख होती है उसको भभूति बोलते हैं। तो त्रिपुट बना देते। त्रिपुट क्या होते हैं? जो 3 रेखाएं आपने शंकर जी के माथे पर देखी होंगी, तो त्रिपुट बोलते हैं। इस प्रकार की आपने रेखाएं देखी होंगी। त्रिपुट बना देते थे। तो त्रिपुट बनाने से क्या होता था? बिल्कुल भोले बाबा की तरह लगता था। तो इसका नाम जो है, इस त्रिपुट लगाने के कारण जो है वो भोलेनाथ पड़ गया था। देखिए, बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जब वह अपने पिताजी को पूजा करते देखता, तब अपने माथे पर तिलक लगवाने का हठ करता था। उसके पिता उसके चौड़े माथे पर भभूत से त्रिपुट यानी कि 3 आड़ी जो रेखाएं कर देते थे। इस रूप में वह बिल्कुल बम भोले दिखाई देता था। इस तरह उसका नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ पड़ गया। अगला प्रश्न देखिए, कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है? अब इसका कारण क्या है? ये बहुत सुंदर है। क्या है इसका कारण? ये बहुत सुंदर है और बर्फीली घाटियों के कारण ये प्रसिद्ध भी है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है। अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वो नहीं बन पाया है, और अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही ये नजर आता है। इसलिए कटाव को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वह अपनी बर्फीली घाटियों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है। वह अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आई है क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, और वह अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था। ठीक है? और अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक अधिक मदद कैसे करती है? यहाँ से अगर नोट भी कर सकते हैं, लेखक का विचार है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में कहीं अधिक सहायक होती है। अनुभव लेखक के अंदर की विवशता और आकुलता को बाहर निकालने में उतना ही सक्षम नहीं होता जितना अनुभूति। लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना तथा कल्पना का होना अनिवार्य है, ना कि सिर्फ अनुभव का। सच्चा लेखन भीतरी विविधता से पैदा होता है। जब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता, तब तक कुछ नहीं लिख पाता। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती। ठीक है। अब खंड यह है हमारे पास, इसमें नैतिक शिक्षा के हमारे पास 10 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून,
21 जुलाई, 20 जून, 23 जुलाई, ये सबको पता होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कौन सी बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं? छल कपट, लंपटता, अहंकार, धर्महीनता या उपरोक्त सभी? ये उपरोक्त सभी भी जो बुराइयां हैं मनुष्य के अंदर से निकलती हैं। देखिए, जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है? अच्छे कुल का, महान, पंडित या उपरोक्त से? उसको सारा, जिसके पास पैसा है वो सभी है, वो पंडित भी है, महान भी है, अच्छा भी है। ठीक है ना? दुनिया में किसे पूजा जाता है? न्याय को, अन्याय को, देश प्रेम को या प्रतिष्ठा को? न्याय को पूजा जाता है, न्याय को। ठीक है, अगला देखिए, वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? सच्चा कर्मयोगी कौन है? जिस व्यक्ति को कर्म करने में ही आनंद का आभास होता है, तब उसकी समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर ही केंद्रित होती है। ऐसा व्यक्ति हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखता है। ऐसी व्यक्ति को ही सच्चा कर्मयोगी कहा गया है। जिस व्यक्ति को कर्म करने में ही आनंद का आभास हो लगता है, तब उसकी समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर ही केंद्रित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को सुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव मिलता है। ऐसे व्यक्ति को ही हम सच जो कर्मयोगी या सच्चा कर्मयोगी कह सकते हैं। ठीक है? और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, कैसे? राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है, इसकी सुदृढ़ता, व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन और एक है, वह उतना ही सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। जिस देश के जन समुदाय में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना होती है, वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित होता है। दोस्तों, हमने आपको ये प्रश्न पत्र यहाँ कंप्लीट कराया है, और हमारे ही चैनल पर आपको गणित का भी प्रश्न पत्र के चारों कोड सॉल्व मिलेंगे। साइंस के भी चारों कोड सॉल्व हैं, और हिंदी के भी अब चारों कोड आपके पास। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएस, ये चारों कोड जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, हमारे चैनल पर आपको चारों के चार सॉल्व मिलेंगे। Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.